हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में सी व स्टडी सेंटर। ओके, जो मैंने आज का टॉपिक लिया है, आज का टॉपिक है इकोलॉजी। जो मैंने कल का कराया था, इकोसिस्टम कराया था। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इज़ द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। ओके, सो कल मैंने कराया था इकोसिस्टम। सो आप मुझे बताइएगा इकोसिस्टम को क्वाइल्ड किसने किया था, नाम बताइएगा और किस ईयर में किया था। सो आप मुझे बताइएगा। आज हम पढ़ते हैं इकोलॉजी। जो वर्ड है इकोलॉजी का, कि कब क्वाइल हुआ था। 1866 में क्वाइल किया गया था। 1866 में हुआ था। और कौन थे? जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, हैकल ने किया था। ईस्ट हैकल ने किया था। ये लेके आए थे, इकोलॉजी का टर्म लेके आए थे। ये क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ऑप्शन बहुत सारे दे देते हैं और पूछते हैं कि इकोलॉजी का टर्म कौन लेके आया था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन टर्म लेके आया था। ओके, अगर आपने पढ़ा होगा तो यू कैन ईजिली आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, आज का कंटेंट क्या है कि हम पढ़ेंगे इकोलॉजी क्या है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी के टाइप कितने होते हैं, इंपॉर्टेंस क्यों है इकोलॉजी, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी और इकोसिस्टम के लिए भी। तो पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट में तो आता ही है ये सिलेबस, स्पेशली फॉर बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उनमें पूछ लेते हैं इकोलॉजी से रिलेटेड। इकोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग। ये एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पे इंटरेक्शंस होता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है ना, अगर वो इंटरेक्शन करते हैं एंड बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके इन्वायरमेंट में और सराउंडिंग में इंटरेक्शंस करते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोलॉजी। मतलब इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब इंटरेक्शन करेंगे, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। अब हम कुछ और बातें करते हैं। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। इकोलॉजी किसका किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है, जिसमें इंक्लूडिंग है ह्यूमन साइंस, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। Ecology is a study of organism, the environment, and how the organisms interact with each other and the environment. It is a study at various levels such as organism, population, community, and biosphere और ecosystem से study करते हैं। So ecology साइंस की ब्रांच होती है। क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है? ह्यूमन साइंस की स्टडी करना, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर का स्टडी करते हैं। और इकोलॉजी का हम किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। सो इकोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट एंड हाउ द कैसे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करता है आपस में और सराउंडिंग में। तो इसको हमने पढ़ा, ठीक है। ओके, नाउ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। ये मैंने कल भी बताया था कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर क्या होता है, मैं फिर आज भी बताती हूँ। देखिए, द मेन एम ऑफ इकोलॉजी का मेन एम क्या होता है? इज़ टू अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स ऑफ द इन्वायरमेंट। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर इंक्लूड द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स एंड द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। आपको पता है कि जो बायोटिक होता है वो लिविंग होता है, और एबायोटिक क्या होता है? नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में, तो इसी प्रोसेस। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके, नाउ द बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? लिविंग फैक्टर्स होता है, ये मैंने बताया था। बायोटिक फैक्टर क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है लिविंग, तो इसे याद कर लीजिएगा आप लोग। फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। कुछ ऐसे एग्जांपल्स अगर मैं दूं तो क्या होंगे इसके एग्जांपल? बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया, एनिमल्स, बर्ड्स, फंगी और प्लांट्स हो गए, ये इनके एग्जांपल्स होते हैं। बायोटिक के हमेशा एग्जांपल याद करिएगा आप लोग। देखिए, लिविंग फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है इकोसिस्टम को। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। देखिए, सन बनाया है, रेन बनाया, तो ये एबायोटिक होता है, मतलब नॉन लिविंग होता है ये। अबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? अबायोटिक कंपोनेंट आर नॉन लिविंग केमिकल्स एंड फिजिकल फैक्टर्स ऑफ एन इकोसिस्टम। दीज कंपोनेंट could be required from the atmosphere, lithosphere, hydrosphere. इसमें ये कंपोनेंट आता है एटमोसफेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। फ्यू एग्जांपल्स अगर हम दें एबायोटिक का,
तो क्या होगा, सनलाइट होगा, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, मॉइस्चर हो गया, मिनरल्स एंड मोर हो गया, ठीक है। एटमॉस्फेयर के ऊपर भी मैं आज स्लाइड्स बनाऊंगी। एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा टॉपिक है एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो मैं इस ग्रुप पर लाऊंगी। तो आपको समझ में आया होगा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रुप इनटू ए बायोटिक कंपोनेंट, मतलब इसमें क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। नॉन लिविंग को हम क्या बोलेंगे, एबायोटिक बोलेंगे, लाइक सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, ओके। जो टोपोग्राफी होता है उसको किस में लिखा गया है, उसको बोला है एबायोटिक पे। तो आप ये याद करिएगा, जो टोपोग्राफी है इसको हमने किस में लिस्टेड किया है, एबायोटिक में किया है। इसके बाद हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। इकोलॉजी के टाइप कितने होते हैं, 6 टाइप होते हैं, देखिए। ग्लोबल इकोलॉजी, लैंडस्केप इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी और ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी होता है। पहला आता है ग्लोबल इकोलॉजी। क्लासिफाई इनको हमने डिफरेंट टाइप्स में किया है। इकोलॉजी में क्या होता है, ग्लोबल में क्या होता है, ग्लोबल क्या समझते हो ग्लोबल से आप, जब ये डील करता है इंटरेक्शन अमंग द अर्थ, इकोसिस्टम आता है, लैंड आता है, एटमॉस्फेयर आता है, ओशंस आता है, ग्लोबली ये डील करता है। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड द लार्ज स्केल इंटरेक्शन और देयर इन्फ्लुएंस ऑन द प्लानिट। मतलब ये क्या होता है कि ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने की लार्ज स्केल पे इंटरेक्शंस हो रहा है हमारे प्लानिट पे, ओके। लैंडस्केप इकोलॉजी ये डील करता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज हो रही है एनर्जी, मटेरियल्स, ऑर्गेनिज्म एंड अनदर प्रोडक्ट ऑफ एन इकोसिस्टम में क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है ना। लैंडस्केप इकोलॉजी थ्रोन लाइट ऑन अ रोल ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अ लैंडस्केप स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन। फिर में इकोसिस्टम इकोलॉजी आती है। इकोसिस्टम क्या होता है, ये इंटायरली इकोसिस्टम इंक्लूड द स्टडी ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट की जब हम स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं, और उसके रिलेशनशिप को बोलेंगे जो इन्वायरमेंट से होगा। और दिस साइंस रिसर्चर हाउ द इकोसिस्टम वर्क और द इंटरेक्शंस कैसे किया। इकोसिस्टम इकोलॉजी सिंपल है, ईजी है, इसमें कोई ऐसा नहीं लिखा है कि समझ में ना आए, ओके। कम्युनिटी इकोलॉजी क्या होता है, कम्युनिटी कैसे डील करता है, हाउ कम्युनिटी स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड बाय द इंटरेक्शन, कैसे जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे इंटरेक्शंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, इसको हम बोलते हैं। सो इकोलॉजी कम्युनिटी मेड अप ऑफ 2 और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलरली ज्योग्राफिक एरिया से करते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी, सेम स्पीशीज क्या होता है, कुछ सेम स्पीशीज जब रहते हैं किसी प्लेस में एट द टाइम, तो बर्थ और इमी माइग्रेशन आर द मेन फैक्टर। मतलब बर्थ और इमी माइग्रेशन क्या होता है, मेन फैक्टर होता है इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन। डेथ होता है उसको हम बोलते हैं ई माइग्रेशन होता है, ये मेन फैक्टर होता है डिक्रीज का। तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग कि इमी माइग्रेशन हम किसको बोलते हैं, ठीक है, IMM, तो उसको हम बर्थ को बोलते हैं, और इमी माइग्रेशन हम डेथ को बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, इससे पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, और इमी माइग्रेशन मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें ये चीज़ याद रखना, बर्थ का और डेथ का। फिर ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी क्या होता है, इकोलॉजी तो ये स्टडी होते हैं जब हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की, उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं, फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा, कि वो कैसे रिस्पॉन्स करेगा इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को, है ना। इट लुक एट हाउ इंडिविजुअल वर्क इंटरेक्ट विद, कैसे कोई भी इंडिविजुअल वर्क करता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ, कैसे वो डील करेगा, कैसे वो इंटरेक्ट करता है उनके साथ, ठीक है। इकोलॉजिस्ट रिसर्चर हाउ ऑर्गेनिज्म आर अडप्ट टू दीज नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट फॉर दिस सराउंडिंग, कैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे अडप्ट हो जाते हैं किसी नॉन लिविंग में या फिर लिविंग कंपोनेंट पे अपनी सराउंडिंग में। इंडिविजुअल स्पीशीज आर रिलेटेड टू वेरियस अडप्टेशन लाइक फिजियोलॉजिकल अडप्टेशन, मॉर्फोलॉजिकल अडप्टेशन होता है, बिहेवियर अडप्टेशन होता है। ये इंडिविजुअल स्पीशीज की क्या होती है, ये अडप्टेशन होता है, ये कि फिजियोलॉजिकल अडप्टेशन कैसा होगा, मॉर्फोलॉजी कैसा होगा, तो ये हो गया। अब इम्पोर्टेंस क्यों होता है इकोलॉजी, द फॉलोइंग रीजन एक्सप्लेन करता है इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। कंजर्वेशन इन्वायरमेंट, कंजर्व करना इन्वायरमेंट को। इकोलॉजी हेल्प करता है, इकोलॉजी क्या हेल्प करेगा हमें, अंडरस्टैंड हाउ आवर एक्शन अफेक्ट द इन्वायरमेंट, कैसा हमारा जो एक्शंस होता है, कैसा हमारा एक्शन अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को। इट शो द इंडिविजुअल
द डैमेज वी कॉज इन्वायरमेंट, जो हम डैमेज करते हैं इन्वायरमेंट को। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसकी वजह से करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इस चीज़ की कि हमें इन्वायरमेंट बचाना है, हमें प्रोटेक्ट करके रखना है इन फ्यूचर। ठीक है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोलॉजी हैज़ लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड एंड द इन्वायरमेंट। इट हैज़ ऑल्सो led to extinctions and endangerment of endangerment of a certain species। आपको पता है कि मतलब कुछ कुछ लोगों में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है इकोलॉजी की, है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं, डिग्रेडेशन हो जाता है लैंड का इन्वायरमेंट में। ठीक है। और कुछ ऐसे स्पीशीज़ भी होती हैं जो मतलब ख़त्म हो जाती हैं, है ना। जैसे डायनासोर्स हो गया, ये देख लो आप, डायनासोर्स, वाइट शार्क हो गए, मैनमोथ्स हो गए। द स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म है, मतलब जब हम जैसे आप स्टडी करते हो इन्वायरमेंट की, तभी मैं एक कॉन्सेप्ट भी लाई हूँ। आपको पता लगेगा इन्वायरमेंट का क्या महत्व होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी लाइफ के लिए। ठीक है। इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म हेल्प क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डैमेज और डेंजर से। तो आप खुद सोचो, जिसके बाद नॉलेज नहीं होगी इन्वायरमेंट की, ऑफ कोर्स उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा भी जाए। आप पढ़ते हो तो आपको पता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंट को क्यों इम्पोर्टेंट, प्रोटेक्ट करके रखना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को पता है। तो ये मेन इम्पोर्टेंस है इकोलॉजी का कि हमें कंजर्व करके रखना है अपने इन्वायरमेंट को। resources allocations, with the knowledge of ecology we are able to know which resources are necessary for the survival of different organism। मतलब अगर आपके पास इकोलॉजी की नॉलेज है तो आपको ये भी पता होगा कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो नेसेसरी होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, है ना। ये होता है। लैक ऑफ इकोलॉजिकल नॉलेज हैड, मतलब अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी इकोलॉजी की तो क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, है ना। तो ये होना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एग्जैक्टली, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको मतलब एनर्जी चाहिए होती है, किस लिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। अगर उसका लैक हो जाता है, अगर वो नहीं होता है, ठीक है, तो लैक ऑफ इकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ये क्या करे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होने लगेगा, है ना। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज सच एज लाइट, न्यूट्रिशन, रेडिएशन लीडिंग टू द डिप्लीकेशन। ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। अगर उनको वो रिक्वायरमेंट नहीं मिलती है तो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है एनर्जी रिसोर्सेज का, है ना। लाइट, न्यूट्रिशन, रेडिएशन नहीं मिलता। अगर प्रॉपर नॉलेज होती है, प्रॉपर नॉलेज ऑफ इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट प्रिवेंट करता है अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, देयर बाय द कंजर्विंग एनर्जी फॉर द फ्यूचर पर्पज़ के लिए हम उसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर, ऐसा होता है। एग्जाम्पल्स अगर मैं देखो, ह्यूमन इकोलॉजी, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोलॉजी का एग्जाम्पल दीजिए तो ह्यूमन इकोलॉजी इट फोकस ऑन द रिलेशनशिप, मतलब ह्यूमन इकोलॉजी ये फोकस करता है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन और इन्वायरमेंट में क्या रिलेशनशिप है उसको बताता है, और इम्फोसाइज करता है द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव अ इन्वायरमेंट एंड गिव नॉलेज हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्फ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड द इन्वायरमेंट। ओके, आई थिंक आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी टॉपिक है ये। तो ओके, इकोलॉजिकल कंसिडर शुड बी बिल्ड इनटू द प्लानिंग होगा, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज से रोकना, ठीक है। इम्पोर्टेंस फॉर कंट्रोल, क्यों इम्पोर्टेंस है, ताकि मलेरिया, फिलेरियस और इन सबको हम कंट्रोल कर सकें। द ग्रेटेस्ट इम्प्रूवमेंट इन ह्यूमन हेल्थ कैन बी अचीव्ड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर। अगर देखो, अगर आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर की थोड़ी सी नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, ह्यूमन जो भी हेल्थ है उसको आप रोक सकते हो, है ना, ताकि ह्यूमन का जो हेल्थ है वो ख़राब ना हो, है ना। द ग्रेटेस्ट इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ कैन बी अचीव्ड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है बट आर द इम्पॉर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो आप क्या कर सकते हो, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देखिए, जैसे इफ़ द गार्डनर्स इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद इंसेक्ट, अगर कोई गार्डन है, अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ रहे हैं दैट ईट, वो क्रॉप को खा रहे हैं, तो उस सो ही हैज़ टू यूज इंसेक्टिसाइड, वो इंसेक्टिसाइड को यूज़ करेगा। वाइल यूजिंग दिस इंसेक्टिसाइड इट मे बी हर्ट द सॉइल, ये सॉइल को भी हर्ट करेगा।
इकोलॉजी हम इसी को बोलते हैं कि कैसे वो इंसेक्ट वो उसके ऊपर डाल रहा है वो सॉइल पे भी तो जाएगा, सॉइल पे भी उसका हर्ट होगा, है ना, सॉइल भी हमारी ख़राब होगी। तो यही है। तो आज का टॉपिक इकोलॉजी था। आई होप आपको समझ में आया हो, बहुत इजी टॉपिक है।